नमस्कार साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आपको वर्ग कुंडली कैसे देखी जाती है, डिविजनल चार्ट कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको वर्ग कुंडली अर्थात डिविजनल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं वो सब बताए थे। वर्ग कुंडलियाँ तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण वर्ग कुंडलियाँ हैं, षोडश 16 वर्ग कुंडलियाँ, वो मैंने आपको बताई थी। तो उनको हम देखेंगे कैसे, तो कुछ मुख्य नियम हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वर्ग कुंडली में हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हम लग्न कुंडली देखते हैं, वर्ग कुंडली भी उसी तरीके से देखी जाएगी। जैसे हम वर्ग कुंडली में लग्न देखते हैं, लग्नेश देखते हैं, राजयोग देखते हैं, दुर्योग देखते हैं, दृष्टियाँ देखते हैं, उसी तरीके से वर्ग कुंडली को भी देखा जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि वर्ग कुंडली का में जो राजयोग है या दुर्योग है, उससे हमें कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फल देंगे हम उसको। तो उसके लिए कुछ आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान तो रखना ही है कि जैसे हम वर्ग लग्न कुंडली में या D1 कुंडली में देखते हैं भाव को, ग्रह को, उसी तरीके से वर्ग कुंडली को भी देखेंगे। नंबर 1 नियम तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बेसिक नियम है। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए एक D7 कुंडली है। तो D7 कुंडली में जो कि संतान के लिए होती है, मान लीजिए कोई राजयोग है उसमें, ठीक है, उसमें आपको कोई राजयोग दिखता है, तो उस राजयोग से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। उस राजयोग से हमको, जिसकी कुंडली है, उस जातक को संतान के कार्यों के द्वारा सुख मिलेगा, ठीक है। तो संतान कार्य कब करेगा, जब संतान उसका बड़ा हो जाएगा और पढ़ेगा लिखेगा, कुछ काम करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, जो भी करेगा। तो जब वो कार्य करने लायक हो जाएगा, तो उसके कार्यों के माध्यम से आपको सुख मिलेगा। तो D7 के राजयोग का ये आपको मतलब होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए D9, उसमें कोई राजयोग बना है, तो पत्नी के माध्यम से आपको सुख मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका विवाह होगा, उसके उपरांत जो पत्नी आपकी आएंगी, उनके माध्यम से आपको सुख मिलेगा, उस राजयोग का सुख मिलेगा जो D9 में आपको दिखाई दे रहा है। राजयोग नहीं है तो फिर आपको उस राजयोग का सुख नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अगर विवाह नहीं है उसका, तो अगर उसका विवाह नहीं है तो आपको उस राजयोग का जो D9 में दिख रहा है, तो आपको सुख नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर में एक D20 का उदाहरण लेते हैं। तो D20 में मान लीजिए कोई राजयोग आपको दिखाई दे रहा है, तो वह आपको धर्म की ओर अट्रैक्शन करेगा, आध्यात्मिक ऊंचाई आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। आप अध्यात्म में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, आपका मन लगेगा, ईश्वर की आराधना में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, तीर्थ यात्राएं करेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे। तो ये सब बातें उस राजयोग के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। तो लग्न कुंडली में और उसमें क्या फ़र्क है, लग्न कुंडली की और वर्ग कुंडली के राजयोग में। देखिए, लग्न कुंडली का राजयोग अगर उसमें है और लग्न कुंडली अच्छी है, तो आप स्वयं के बाहुबल से आपको राजयोग का फल मिलेगा। स्वयं का बाहुबल क्या हुआ कि आप स्वयं पराक्रम दिखाएंगे, स्वयं मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे अपने खुद के बल से, वो आपको उसका फल मिलेगा। और वर्ग कुंडली में क्या होगा कि आपको किसी के माध्यम से मिल रहा है। जैसे D7 में मैंने बताया संतान के माध्यम से मिल रहा है,
D9 में आपको पत्नी के माध्यम से मिल रहा है। तो कोई ना कोई दूसरा मीडियम है। और किसी भी वर्ग कुंडली को D1 की तरह देखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें जैसे हम लग्न कुंडली में स्वराशि का है ग्रह, उच्च का है, नीच का है, मित्र का है, शत्रु का है, क्रूर है, अस्त है, ये सब देखते हैं, उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर एक बात नोट रखिएगा कि अस्त ग्रह जो है, अस्त हमेशा D1 के बेस पे होगा। मान लीजिए कोई ग्रह D1 में अस्त है तो वो सारी वर्ग कुंडलियों में अस्त ही माना जाएगा, और D1 में अस्त नहीं है तो अस्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न ना करें। मान लीजिए कि D1 में आपका कोई ग्रह अस्त है, शुक्र मान लीजिए सूर्य से अस्त है, और आप D7 देखते हैं, उसमें सूर्य और शुक्र आमने सामने बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो शुक्र अस्त नहीं है, लेकिन उस शुक्र को अस्त ही मानकर आप उसका फल कथन कहेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं कि मान लीजिए D7 में 4th हाउस पीड़ित है, D7 में 4th हाउस पीड़ित है, तो इसका क्या फल निकलेगा? तो इसका हम ये फल निकालेंगे कि संतान को वाहन सुख वगैरह जो है उसकी कमी रहेगी। कमी इन द सेंस वाहन तो होगा उसके पास, हो सकता है, बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन उस वाहन से उसको परेशानी होगी, कभी वाहन में खराबी आ जाएगी, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी ताकि ये उसका फल कहा जाएगा। और इसका दूसरी तरीके से हम देखेंगे कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह को जो 16 वर्ग कुंडली हैं उसमें हम देखेंगे कि अच्छा है या बुरा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, तो हम जो 16 वर्ग कुंडली हैं उसमें देखेंगे शुक्र उसमें से कितनी कुंडलियों में उच्च के हैं, कितनों में स्वराशि के हैं, कितने में नीच के हैं, कितनों में मित्र शत्रु, जो ये ऊपर क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे। तो 16 में से मान लीजिए 8 से ज़्यादा वर्ग कुंडलियों में शुक्र की पोजीशन अच्छी आती है, तो हम क्या कहेंगे कि शुक्र अच्छा फल देगा अपनी दशा में। और मान लीजिए 8 से ज़्यादा में बुरी पोजीशन आती है, बुरे भाव में हैं, पीड़ित हैं, तो हम शुक्र का फल अच्छा नहीं कहेंगे। इसी प्रकार हर वर्ग कुंडली में हम D1 का जो लग्न कुंडली हमारी ओरिजिनल थी उसके लग्नेश को भी हम वर्ग कुंडली में अवश्य देखेंगे। लग्न कुंडली का लग्नेश अगर वर्ग कुंडली में अच्छा है, अच्छे का मतलब 6, 8, 12 में नहीं गया हुआ है या और कोई दोष नहीं है, तो वो अच्छा फल देगा, अन्यथा फल में कमी आ जाएगी। और उस वर्ग कुंडली का भी लग्नेश, जिसको हम वर्गेश भी कहते हैं, उसको देखेंगे। मान लीजिए हम D7 देख रहे हैं, तो उसमें जो भी लग्न है उसका भी लग्नेश देखेंगे। अगर वो अच्छा है तो उससे संबंधित सुख हमको प्राप्त होंगे, और अगर अच्छा नहीं है, पीड़ित है, तो उससे संबंधित फलों में, शुभ फलों में कमी हो जाएगी। उससे संबंधित मतलब उस वर्ग कुंडली से संबंधित। हम अगर D7 देख रहे हैं तो संतान से संबंधित कुंडली जो है उसके अगर लग्नेश में परेशानी है, तो हमारी संतान का जो स्वास्थ्य वगैरह है या लग्न भाव से संबंधित जो भी फल हम कथन कहते हैं उसमें कमी आ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे वर्ग कुंडली देखने के। आगे फिर वर्ग कुंडली को लेकर हम एक उदाहरण के तौर पे उसका फल कथन कहेंगे। तब अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।